ये जो मैटर आपको दिया गया है, ऐसा 4-5 पन्ने का और मैटर मिलेगा, ठीक है, केमिस्ट्री में, और मोस्टली सवाल उससे आ जाएंगे, मतलब कंसेप्चुअल भी और जो फैक्चुअल पूछता है। मैक्सिमम 10 पेज पढ़ना होगा, मान के चलिए सारा लेकिन उस 10 पेज में भी गेस नहीं करना होगा, क्योंकि ऑलरेडी गेस है। जैसे कहीं 100 पन्ने का मैटर से ये 10 पेज बना है, अब 10 पेज में भी आप गेस करने लगेंगे तो फिर तो उसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ छूट जाएगी ना। समझ में आ रही बात? तो मेरा आइडिया था कि यदि आप लोग इसको, जैसे क्या होता है ना, हमारे क्लास में ये फोकस रहता है कि जो भी चीज़ पढ़े वो समझ में भी आ जाए, याद भी हो जाए, उसको हम लोग आगे के लिए टालते नहीं, क्योंकि जो टल जाता है वो छूट जाता है कि नहीं। जैसे कई ऐसे उदाहरण हैं जो कि आप लोगों ने एक बार में पूरा का पूरा किया, चाहे संविधान का भाग हो, चाहे संविधान का संशोधन हो, चाहे पर्वत पहाड़ हो, चाहे विश्वत वृत्त रहा हो, चाहे कर्क रेखा पर गुजरने वाले देश रहे हों, या मतलब कुछ भी आपका छूटा नहीं, या वायसराय रहे हों, या फिर अशोक के 14 स्तंभ लिख रहे हों, या बृहद शिलालेख, स्तंभ लेख नहीं, अशोक के बृहद शिलालेख, मेजर रॉक एडिक्ट। तो हम लोग उसको कोशिश करते हैं कि उस दिन कम से कम कमांड में हो जाए, और उसके बाद आप रिवीजन करेंगे तो परमानेंट वो कमांड में रहेगा। केमिस्ट्री चूँकि सबका विषय नहीं है, कुछ लोग आर्ट्स से हैं, कुछ सोशल स्टडी बैकग्राउंड से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं, तो कई लोग ऑनलाइन हैं जो कि जिनका और बायो का बैकग्राउंड है। तो ये कैसा है, इसमें क्या है कि आ रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, समय नहीं है कि आप बैठ के आप पूरा ASP, DF, K, L, M, N पूरा कीजिए, ऑर्बिट समझिए, ऑर्बिट का रूल समझिए, बाहरी बंधकता, संयोजकता, सारी बातें समझने में समझा जा सकता है। मेन अभी फोकस है परीक्षा में 110 नंबर लाना है, और उसके लिए समय प्रबंधन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। तो आप जो मिनिमम चीज़ है उसको पहले कर लीजिए, समय लगेगा तो एक एक करके उन चीज़ों को भी आगे ठीक कर लेंगे। तो 10-15 मिनट और पढ़िए उसको ध्यान से, मतलब ऐसे पढ़िए कि आज के बाद उसको पढ़ना ना पड़े। जब इस 10-15 मिनट और पढ़िए उसको, कोई दिक्कत, क्योंकि उसमें हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन चेंज हो रहा है और उसका पिछले से कोई मतलब नहीं है। कई बार एक आध लाइन में का मतलब कंटिन्यूटी में दिखेगा, लेकिन हर बार वो एक नई बात है। तो एक बार आप लोग तीनों पेज पढ़ के हमको बताइए, ढंग से पढ़ के, कि हम लोग इसको कर लिए, तो एक फिर पेपर बंद करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ऐसे कि उसमें हुंड्स का सिद्धांत भी मैंने बताया है, हुंड रूल क्या होता है, ठीक है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी एक लाइन में है। यदि इसको आप लोग रट के आइएगा तो हम कुछ और चीज़ नया लिखवा देंगे आपको, इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखवा रहे हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा। सवाल पूछता है किस में क्या होता है, जैसे कि सिरका में क्या होता है, तो लिखिए सिरका में एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड। संतरा में क्या होता है, साइट्रिक एसिड। हाँ, नींबू संतरा एक। विटामिन सी के लिए विटामिन कौन सा होता है वो पूछ रहा था, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड होता है। सारा जितना खट्टा पद है ना, सिट्रस फूड जो कहते हैं, ठीक है। इमली आपसे पूछा था हमने, इमली में क्या होता है, टार्टरिक एसिड, ठीक है। टमाटर में बताओ, ऑक्जेलिक एसिड। यही ऑक्जेलिक एसिड जब ऑक्टेट बना लेता है तो पथरी बन जाता है। तो चावल का के कण में कुछ रहता है ये, और टमाटर, ये दोनों मिल के पथरी बनता है। पथरी कोई पत्थर नहीं होता है, ठीक है ना। कैल्शियम का ऑक्सीडेट बना लेता है, लेकिन उसमें ये मदद करता है टमाटर। चावल यदि आप जैसे कि पूरा पका नहीं है और कंकड़ है उसमें, और साथ में अपने टमाटर का भी सेवन लंबे समय कर रहे हैं, तो उसको दोनों मिल जाता है, कैल्शियम भी और ऑक्जेलिक अम्ल भी। तो एक बंधन बनाता है और एक गांठ जैसा बन जाता है, बाद में बहुत कड़ा हो जाता है, उसको लोग पथरी कहते हैं। पदार्थ में रख के दिखाया जाता है ना, साफ़ करने के बाद, तो उसमें मैग्नीफाई हो जाता है। उसमें हल्का हल्का फर रहता है ना ऊपर में, क्योंकि वो तो इसलिए थोड़ा सा लगता है कि झबला टाइप का लगता है। चलिए आगे बढ़िए। दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड। और नींबू तो लिख ही चुके हैं, सब ध्यान बता रहा, ठीक है। कुछ कड़ा पूछना पड़ेगा तभी जाके रुकेगा मामला। बिच्छू के डंक में कौन सा एसिड होता है, हाँ गुड, मेथनोइक एसिड। बिच्छू के डंक में होता है मेथनोइक एसिड। चींटी में फॉर्मिक होता है, लेकिन चींटी यदि काटे तो फॉर्मिक निकलता है, काटे तो उसमें भी मेथनोइक ही निकलता है। चींटी के डंक में यदि पूछ दे कि डंक में क्या होता है, तो हो जाएगा मेथनोइक एसिड। चींटी में भी कम मात्रा में रहता है,
लेकिन यदि चींटी के को मसल के कोई खा जा रहा है तो उसमें फॉर्मिक एसिड, समझ गए? दोनों में दो बातें। हाँ, डंक में मेथनोइक ही है, छोटा है। कभी उन्होंने कहा तो मैं चींटी के पग में भी घुंघरू बांधेंगे तो लोग सुनेंगे, तो वही चींटी में फॉर्मिक एसिड और मेथनोइक एसिड, दो एसिड तो वहीं पर है। अच्छा, ये रेडॉक्स रिएक्शन समझते हैं? ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन में आयन हट जाता है और रिडक्शन में बढ़ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन लेना और इलेक्ट्रॉन देना, या पॉजिटिव चार्ज लेना या पॉजिटिव चार्ज देना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, बस एक वर्ड लिखाएंगे तो कन्फ्यूजन बना, इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो ऑक्सीकरण, बस इतना ही लिखेगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो ऑक्सीकरण, और इलेक्ट्रॉन लिया जाए तो रिडक्शन, अवकरण। और यदि निगेटिव चार्ज बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। विद्युत ऋणात्मक परमाणु का अनुपात बढ़ जाए या धन का आवेश बढ़ जाए, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाए तो ऑक्सीडेशन, पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अनुपात यानी कि ऋण और इसका अनुपात यदि बढ़ जाए तो भी ऑक्सीडेशन है। इसीलिए हम एक लाइन लिखाए थे, पहला लाइन पढ़िए अब क्या लिखवाया है, उसी को याद कीजिएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग से सब समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग होगा तो ऑक्सीडेशन, और ग्रहण करेगा तो रिडक्शन। बाकी कुछ भी पढ़िएगा कन्फ्यूजन होगा, इसी से सब निकल जाएगा। अब रेडॉक्स क्या होता है? एक ऐसा जिसमें दोनों हो, जिसमें एक तत्व ऑक्सीडेशन कर रहा हो, दूसरा रिडक्शन कर रहा। तो अब पूछेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सवाल यहाँ पे आएगा। आप तो बता दीजिएगा। लिखिए ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को लिखते हैं ऑक्सीकारक। लिखिए ऑक्सीकारक या ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजर भी लिख सकते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिख सकते हैं। लिखिए वह पदार्थ जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या बढ़ा देता है उसको ऑक्सीकारक कहते हैं। इसका उल्टा क्या होगा? अवकारक या अपकारक भी कहते हैं कहीं पर। अवकारक वह पदार्थ, देखिए अवकारक यानी रिड्यूसिंग एजेंट, जो किसी दूसरे पदार्थ की ऑक्सीकरण संख्या को घटा देता है। ऑक्सीकरण संख्या से होता है ना, ऑक्सीडेशन नंबर, जो उसके आवेश का जो है ना, जैसे कि जो कहते हैं कि किसी तत्व के ऑक्सीकरण संख्या वह संख्या है जो किसी अणु या आयन में उस परमाणु या आवेश की संख्या को बताती है। तो इसको सिंपल में कि किसी पदार्थ या अणु में उसके आवेश की संख्या को ही कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। आवेश की संख्या यानी जो चार्ज है ना, उसको 1 है, 2 है, 3 है, ठीक है, +1 +2 प्लस बहुत सारा लिखा रहेगा, वही आवेश का संख्या होता है। अब आइए लिखिए अम्ल, एसिड, जिसमें हाइड्रोजन रिप्लेस होता है ना, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन, हाँ, अम्ल वे यौगिक हैं, ये कंपाउंड हैं, अम्ल आर कंपाउंड। वैसे कंपाउंड्स को अम्ल कहते हैं जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थाप्य होता है, यानी कि रिप्लेसेबल होता है। अम्ल के बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन यह सबसे सिंपल है। प्रतिस्थापित होता है, प्रतिस्थाप्य होता है, मतलब पानी में यदि घुला दिया जाएगा तो H+ रिलीज होगा। इसको ऐसे इस लाइन को याद करिए, यदि अम्ल को पानी में डाल देंगे तो H+ निकलेगा, यानी पॉजिटिव H+ निकलेगा, ठीक है। कैटायन एनायन, बताओ, जो कैथोड पर जो आयनाइजेशन होता है कैटायन हुआ, एनोड पर होगा प्लस, कैथोड पे प्लस होता है, एनोड पर नेगेटिव होता है, तो यह इसी को शॉर्ट में कैटायन और एनायन बोलते हैं। जैसे 1 to B को शॉर्ट में क्या बोलते हैं? 1 to B को शॉर्ट में बोलना हो तो क्या बोलेंगे? I want to be an IAS ऑफिसर, तो कैसे शॉर्ट में बोलेंगे? I wanna, हाँ, तो वही शॉर्ट है ये। सोडा वाटर और अन्य पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कार्बोनिक अम्ल। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक, ये अच्छा है। नहीं तो अंगूर खट्टा होने के तो लोग साइट्रस भी मार देते हैं कई बार, ठीक है ना। तुमसे पूछेगा, जानते हो क्या सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तुम लोग मत बताना। मैलिक। पेट में जब खाना हम लोग खा लेते हैं तो खाना एक अम्ल के द्वारा पचता है, HCl, ठीक है। लेकिन एक लड़का सवाल किया जब साइंस के क्लास में
जैसे आदमी मांस खाता है, मटन मुर्गा खा रहा है तो मांस ही खा रहा है ना कहीं ना कहीं, तो मांस पच जाता है और पूरा शरीर मांस से बना है, वो क्यों नहीं पचता? यदि पच जाता तो आदमी का पेट ही पच जाता नहीं। उससे भी एक वीर विद्यार्थी था, उठ के खड़ा हो गया, सवाल पूछा कि सर धूप में जो है ना सब कुछ सूख जाता है, धूप में सब कुछ सूख जाता है, पसीना क्यों नहीं सूखता है? आप लोगों को भी लग रहा है ना सवाल में दम है? हाँ हाँ, बहुत दम। इस पर विचार कीजिएगा तो दिमाग का बत्ती खुलते रहेगा। चलिए तीसरा आदमी पूछा, कि ये होता है मिसाइल, तो सारा मिसाइल जब मतलब कि गलत दिशा में जाता है या गलती से उसको मतलब बर्बाद हो जाता है तो पानी में ही क्यों गिरता है? समुद्र में, ज़मीन पे क्यों नहीं गिरता? सर बोले क्या आप क्या चाहते हैं आपके माथा पे गिर जाए? मर जाएगा इसलिए नहीं गिरता है, मिसाइल थोड़ी जानता है कि मर जाएगा, तो जिधर चाहे उधर गिर जाएगा। कुछ कारण, वैज्ञानिक कारण दो, ये तो कोई बात ही नहीं हुआ। क्यों जी, क्यों नहीं गिरता है? तुमको नहीं पता है? तुम नहीं थे वहाँ पर? क्या होगा? उसका ऐसा किया ही जाता है कि मिनिमम डैमेज के लिए उसको, जब वो जाएगा तो ऊपर जाएगा, लेकिन जब उसका एंगल हल्का शिफ्ट रहता है कि उसको जब गड़बड़ हो तो उसका एक एंगल उधर ही मिलेगा समुद्र की तरफ। एक कपड़ा में जंग लग गया तो छुड़ाने के लिए कौन सा हम लोग का प्रयोग करते हैं? ऑक्सिली का। ठीक है, तैयारी लगता है कि खाली सो के इसका तैयारी ठीक हो गया है। हाँ, कल पढ़े ही नहीं है ना, इसलिए फ्रेश है। अम्लराज लिखिए, अम्लराज, एक्वा रेजिया, H2SO4 HCl, कंसनट्रेटेड HCl, सांद्र HCl, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कंसनट्रेटेड HCl प्लस HNO3, वो भी हाँ सांद्र यानी कंसनट्रेटेड HCl प्लस कंसनट्रेटेड HNO3, यानी कि HNO3 को कौन सा अम्ल बोलते हैं? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, दोनों को मिला दीजिए। किस अनुपात में? 3:1। यही मेन इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, किस अनुपात में मिलाते हैं? 3:1। 3 रहेगा HCl और 1 रहेगा HNO3। और अम्लराज का प्रयोग क्या होता है? सोना गलाने में। सोना और प्लेटिनम, ये जो धातु है ना जिसका बनता है आभूषण, ज्वेलरी, उसके लिए प्लेटिनम को भी गलाते हैं इससे। ठीक है, अब लिखिए बेस, भस्म, बेस ही बता रहे हैं, वो भस्म, क्षार और भस्म दोनों बोलते हैं, क्षार और भस्म दोनों एक ही चीज़ है। ये क्या करता है बताइए, किसी को पता है? नहीं, परिभाषा में बताएं तो क्या बोला जाएगा? बेस क्या है? एलिमेंट है, पदार्थ है, कंपाउंड है कि मिक्सचर है? क्या है? कंपाउंड है। तो एक ऐसा यौगिक जो अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर क्या देता है? लवण बनाता है, लवण बनाता है। ऐसा यौगिक जो अम्ल से प्रतिक्रिया करके लवण के साथ साथ जल देता है, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। लाल लिटमस पत्र को जो, ठीक है, उदाहरण है KOH, एग्जाम्पल्स आर KOH, जिसको क्या कहें? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH भी भस्म है। लिखिए, कुछ ऐसे क्षार हैं जो जल में घुलनशील नहीं हैं, सवाल वहाँ से पूछता है। ये अम्ल के साथ प्रतिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं, लेकिन उसमें अविलेय हैं, घुलते नहीं है उसमें। ठीक है, जैसे ZNO, उदाहरण में लिखिए ZNO, FeO, Fe2O3, Fe2O3 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और CuOH2, Cu ब्रैकेट में OH और 2 ऐसे लिखेंगे। चलिए, अब उपयोगिता से देखिए, केमिस्ट्री में ज़्यादातर सवाल किसी भी यौगिक हो, तत्व हो, कंपाउंड हो, कॉम्प्लेक्स हो, उसके प्रयोग से पूछता है जो आम आदमी के जीवन को बेहतर बनाता है, यही ध्यान रखिएगा। तो आपके आसपास भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सवाल बनता है। लिखिए, भस्मों का प्रयोग,
क्षार का प्रयोग, बेस का प्रयोग। लिखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, CaOH। घर का जो चूना, अब तो चूना लोग पोत नहीं रहे हैं, लेकिन जो चूना पुताई होती है, जो चूना होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, पहला। ठीक है, प्लास्टर बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। जो प्लास्टर, जो हाथ टूट जाता है या जो प्लास्टर ये करते हैं, तो नहीं पेरिस नहीं, ये जो हाथ टूटता है जो प्लास्टर बनाते हैं उसको, उसमें इसको यूज करते हैं। प्लास्टर और पेरिस नहीं, प्लास्टर बनाने में, हाथ का जो कच्चा प्लास्टर या पक्का प्लास्टर बनता है ना, प्लास्टर और पेरिस में थोड़ा और तत्व आएगा, लेकिन प्लास्टर और पेरिस में भी इसको यूज करते हैं इस NaOH का। ठीक है, जैसे ब्लीचिंग पाउडर, सूत्र बड़ा है लेकिन उसमें भी इसका प्रयोग होता है CaOH2 का। जो जानवरों के चमड़े के जूते बनते हैं या बहुत सारा बेल्ट बनता है, बहुत सारा पर्स बनता है, बहुत तरह के प्रोडक्ट बनते हैं जानवर के चमड़े से, तो उसका जो बाल हटाना होता है ना, वो इसी का प्रयोग करके बाल हटाया जाता है। ठीक है, तो जानवरों का बाल हटाने में प्रयोग किया जाता है CaOH2 का। यदि पानी में डाल देंगे तो क्या होगा, यदि पानी में डाल देंगे तो पानी कठोर हो जाएगा कि सॉफ्ट हो जाएगा, पानी मृदु हो जाएगा, हाँ बस सॉफ्ट हो जाएगा। यदि कोई आदमी अम्ल से जल गया हो, मान लो बच्चा है उसके ऊपर कोई अम्ल गिर गया हाथ पे, तो यदि उसको बेस से धो दीजिएगा तो उसको आराम मिलेगा। ये सारा जो है NaOH का प्रयोग है, यानी कि यदि अम्ल से जला हुआ है तो उसको धोया जाता है, सॉरी CaOH का, सारा CaOH का यह प्रयोग है। अगला लिखिए NaOH। NaOH का प्रयोग सबसे पहले तो फार्मा इंडस्ट्री में होता है, दवा बनाने में। ठीक है, यदि पूछे कि क्या प्रयोग, दवा बनाने में। पेट्रोलियम को साफ करने में इसका प्रयोग किया जाता है NaOH का। सबसे बड़ा यदि कहा जाए तो साबुन उद्योग में इसका प्रयोग है, और कपड़ा और कागज़ बनाने में भी इसका प्रयोग है NaOH का। NaOH को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको याद रहेगा तो लिखिए, तो लिखना पड़ेगा ना, NaOH को क्या कहते हैं, लिख ले। एक और बेस है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। हाँ, पेट में गैस होता है ना जिसको ज़्यादा, वो यूज़ करता है। हाँ हाँ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अम्ल और इसका प्रयोग करने से क्या लवण निकलता है ना, किससे, लवण कैसे निकलता है, लवण कहाँ से मिलता है, सॉल्ट कहाँ से मिलता है, अभी पता है जो उसमें होता है, निकलता है सॉल्ट और वाटर निकलता है ना, तो सॉल्ट का भी उपयोग है। ठीक है ना, जैसे कि लवण निकलता है इस प्रयोग से। ठीक है, अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया से लवण बनता है। मान लीजिए पूछ दे कि, मान लीजिए आपको हम लवण का परिभाषा नहीं पता है और पूछ दे तो कैसे बताइएगा, अम्ल और क्षार की प्रतिक्रिया से लवण निकलता है। कुछ लवण का प्रयोग लिख लीजिए। NaCl क्या है, लवण है ना, NaCl साधारण नमक लवण है, तो खाने के रूप में प्रयोग किया जाता है। नमक का और कोई प्रयोग है खाने के अलावा, किसी के जले पे छींटने में छोड़ दो, उसके अलावा हैं, अचार, मतलब किसी चीज़ को बचाने में भी इसका उपयोग है। परिरक्षण जो कहते हैं, मतलब बचाना, लंबे समय तक बचा के रखना, तो प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं अचार आदि में नमक का। NaCO3 क्या है ये, इसका नाम बाइकार्बोनेट। सोडियम बोलते रहिए क्लास में, उससे क्या है ना कि आप इंटरेक्टिव रहते हैं, अदरवाइज धीरे धीरे मोनोटोनस हो जाएगा। वैसे भी आवाज़ आज मेरा भारी हो गया है, पूरा नींद आने लगेगा सब। सोडियम बाइकार्बोनेट, गुड, बोलते रहिए। इसका यूज भी पेट का एसिडिटी दूर करने के लिए है। ठीक है, हाँ, और जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है, अग्निशमन यंत्र, उसमें प्रयोग करते हैं। अग्निशमन यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर। एक लिखिए Na2CO3, अगला लिखिए Na2CO3 इंटू 10H2O। डॉट मतलब इंटू है, ठीक है ना। सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसको, यही कपड़ा धोने में काम आता है, यही है ना। डिटर्जेंट पाउडर जो होता है ना, इसी से बना होता है। इसके अलावा होता है, इसको लिखिए, इसका प्रयोग कपड़ा धोने में प्रयोग होता है। अगला लिखिए, एक और कपड़ा धोने में प्रयोग होता है कास्टिक सोडा का। मतलब कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों से कपड़ा धोया जाता है। कास्टिक सोडा, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड भी कहते हैं, NaOH। पहले ही बताया ना, NaOH नहीं बताया, NaOH, ये अभी कास्टिक सोडा है।
तो इससे डिटर्जेंट बनता है, इससे साबुन बनता है, इससे डिटर्जेंट बनता है। ये साबुन वो की तरह Na2CO3 NaOH जो बताया पहले वही चीज़ ये भी है, लेकिन एक पॉइंट और ये आ गया। लेकिन ये इसमें इसका जो इस प्रक्रिया में जो लवण निकलता है ना उसका प्रयोग किया जाता है, उसमें बेस का प्रयोग किया जाता है, दोनों में फ़र्क है। यानी कपड़ा धोने में इसका जो प्रयोग करेंगे उसका लवणीय गुण का प्रयोग करते हैं। हाँ, कास्टिक वाला लिखिए, ये वाला क्या बोल क्या रही है इसमें? हाँ, वो तो फोम वाला इसी में कास्टिक सोडा में। झाग इसमें ना, इसमें क्या दोनों सेम है? नहीं, प्रॉपर्टी सेम ही है, फर्क नहीं है, वो गुण अलग है। हाँ, अलग से। इसमें झाग जो है ना ये साबुन टाइप का रहेगा, इसमें झाग निकलेगा ज़्यादा। नहीं, झाग होगा क्यों नहीं, साबुन है तो झाग कम होगा, लेकिन इसमें मतलब बाल्टी में डालेंगे तो पूरा का पूरा झाग बनेगा मिलाएंगे तो। चलिए अगला लिखिए, KNO3 बारूद बनाने में यूज होता है, पोटेशियम नाइट्रेट। KNO3 बारूद बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये 5 और 6 याद हो गया? बिना देखे बोलिए तो क्या क्या बताए? बोलो, तुम बोलो। हाँ, NaOH का जो ये है बेस है, क्षार है, उसका यूज़ बताओ, इसको ढंग से याद कीजिए। हैं कि CaOH2 का प्रयोग घर में किस लिए होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का घर में प्रयोग किस लिए करते हैं? अभी तो 5 मिनट हुआ है, चूना पोतने में। हाँ हाँ, ब्लीचिंग पाउडर के तौर पर भी उसका यूज होता है, चूना उसका मेन यूज है। चलिए आगे लिखिए, पीएच स्केल क्या है? व्हाट इज पीएच? किसी भी सॉल्यूशन का प्रॉपर्टी बताता है कि वह एसिडिक है या बेसिक है, नेचर उसका क्या है, यही पीएच स्केल है। किसी भी विलयन की अम्लीयता और क्षारीयता बताने वाला स्केल है पीएच स्केल। कुछ चीज़ों का पीएच स्केल पूछता है, लिख लीजिए। जैसे 7 उसका विभाजक है, ठीक है ना। समुद्री जल का बताइए। सबसे अधिक किसका होता है? मतलब ऐसे तो बहुत सारी चीज़ों का है, लेकिन जो हम लोग अभी लिस्ट 8.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना रहता है? 10.5। रक्त का कितना होता है? ब्लड का 1 कम रहता है इससे, ठीक है ना। 7.4 याद कीजिएगा, समुद्र से 1 कम, दोनों में से कोई भी याद रहेगा तो आपका मामला फंसेगा नहीं। रक्त का 7.4, दूध का इससे 1 कम रहता है, तो तीनों याद हो गया। 8.4, 7.4, 6.4। यूरिन का के राउंडेड 6 होता है। मुंह में जो लार होता है वो 6.5 आया था ना, तो लिख लो, कहीं ना कहीं आएगा ही 6.5। तो तीनों ऊपर का बताइए। 8.4 किसका होता है? दूध का 6.4। पेशाब का 6, लार का, सलाइवा का, सिरका का 2.4 सिरका, नींबू का 2.2। ये समझ गए ना कि 7 से कम होगा तो एसिडिक होगा, और 7 से ऊपर होगा तो बेसिक होगा, ठीक है। 1909 में पीएच स्केल खोजा गया था। शरीर का यदि पीएच वैल्यू बढ़ के 8 हो जाए तो आदमी क्या होगा? शरीर में जो लिक्विड है, फ्लूइड है, उसका पीएच वैल्यू का रेंज क्या है? कम से कम कितना हो सकता है और कितना ज़्यादा हो सकता है? देखिए, रेंज ऑफ ह्यूमन पीएच वैल्यू, ह्यूमन बॉडीज पीएच वैल्यू
आदमी के शरीर का पीएच वैल्यू का रेंज क्या होता है? 7 से 7.8, फ्रॉम 7 to 7.8। लेकिन ये एवरेज है। जैसे कि क्या होता है ओवरऑल, ऐसा नहीं है कि शरीर में कहीं पे इसका पीएच वैल्यू कम नहीं होता है, 5.5 भी होता है ना। एक एवरेज बताया जा रहा है, यह परास है, ठीक है। एवरेज जैसे कि लिखिए एक सवाल कि यदि मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाए तो दांत का टूथ डिके हो जाएगा, हाँ दंत क्षय हो जाएगा। कम हो जाए दांत गड़बड़ हो जाएगा, दंत क्षय यानी कि डिके हो जाएगा। वर्षा के जल का पीएच मान कितना होता है? वर्षा के जल का पीएच मान 5.6 होता है। उसके बाद एसिडिक रेन हो जाएगा। 5.6 उसका मिनिमम रेंज है, उसके नीचे जाएगा तो एसिडिक हो जाएगा। शराब पीकर कोई गाड़ी चलाता है तो उसका पता कैसे किया जाता है? यही एसिड बेस अभिक्रिया जो मशीन होता है ना, उसमें इसी थ्योरी का यूज़ किया जाता है, एसिड बेस रिएक्शन। एनालाइजर मशीन लगाते हैं, उसमें एसिड बेस रिएक्शन का यूज़ किया जाता है। सॉल्यूशन आप लोग को उस दिन बताए थे हम, सॉल्यूशन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का, समांगी और विषमांगी, ठीक है। तो और एक होता है संतृप्त और असंतृप्त। तो सैचुरेटेड कौन सा कहा जाएगा? किसको सैचुरेटेड विलयन कहेंगे? मतलब जिसमें और सॉल्यूट नहीं मिलाया जा सके, और सॉल्यूट को मिलाया नहीं, फर्दर एडेड नहीं हो सके सॉल्यूट, तो वह सैचुरेशन में है। लेकिन उसके बाद भी यदि हम मिलाना चाहते हैं तो उसको गर्म करना पड़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो थोड़ा सा और हो जाएगा, लेकिन उसके बाद वो सैचुरेशन के लेवल पर जाएगा, सुपर सैचुरेटेड हो जाएगा। तो देखिए कुछ उदाहरण, जैसे ठोस का ठोस में विलयन, यानी कि सॉलिड बताया था ना उसको। पीतल, उदाहरण पीतल है, तांबा और जस्ता से मिलकर बनता है। उदाहरण है पीतल, बनता किससे है? तांबा और जस्ता से मिलकर, ठीक है। ठोस का द्रव में, थैलियम में पारा लिखा हुआ, ब्रोंज, हाँ वो भी उसमें क्या क्या होता है? Sn प्लस Zn, Sn प्लस Zn। ठोस में द्रव, थैलियम में पारा, और तीसरा है ठोस में गैस, कपूर में हवा, द्रव में ठोस, पारा में लेड, वायु, हवा, और द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, और द्रव में गैस, ये लिख लिए हैं सारा, लिखा हुआ आपका, द्रव में द्रव, जल में अल्कोहल, ये हम बताए थे लिख के लाने के लिए घर से। धुआं में गैस में कुछ ठोस कण भी होते हैं, है ना? सोच के बताइए आप लोग। गैस में द्रव क्या होता है? कुहासा, कोहरा, बादल। बादल किसका उदाहरण है मीनू? बादल किसका उदाहरण है? अमोनिया गैस को यदि पानी में डाल देंगे वो भी इसी का उदाहरण होगा, अमोनिया गैस प्लस पानी। गैस में गैस को तुम बताओ उदाहरण, तब नींद भाग जाएगा। हाँ तुम भी बताओ सोच के, गैस में गैस का उदाहरण। कितना आसान है। हवा, हवा में गैस ही तो मिला हुआ है, कितना टाइम लग रहा है। और मनुष्य में गैस का उदाहरण क्या है? अकड़, मतलब कुछ दम है नहीं और पूरा अकड़ा हुआ है, पूरा गैस है। टंगस्टन का संकेत क्या होता है? W। जैसे चूँकि यूनिक है इसलिए पूछ देगा, मतलब सबका तो आपको पता है Sn, Zn, Pb, प्लम, इसका होता है W, कैपिटल W। विद्युत बल्बों से हवा क्यों निकाल दी जाती है? पिघले नहीं, मतलब वही अब ये उपचय ना हो उसका, रिडॉक्स, मतलब जो अभी रिएक्शन दोनों पढ़े ना, तो उसी में से उपचयन ना हो जाए इसका, मतलब रिडक्शन ना हो जाए। हाँ, बल्ब से हवा इसलिए निकाल दी जाती है। कौन सी ऐसी धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है? सवाल है कौन सी धातु है जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलने वाली धातु कौन सी है? जिरकोनियम। जिरकोनियम धातु मेटल है। सबसे हल्का धातुए तत्व कौन सा है? लिथियम। ये जो स्याही जो चुनाव के बाद उंगली में लगा देते हैं, ये स्याही का केमिकल नेम क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। लिखिए, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली
स्याही को बनाने में उसमें और भी तत्व रहता है, लेकिन यह भी रहता है। चुनाव में जो नहीं लगा देते हैं तो आदमी पपीता का रखता था डंटी, पपीता से छुड़ा के। फिर फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, जो अभी बोल रहे थे, सिल्वर ब्रोमाइड। जो प्लेट को जो ही करता है सिल्वर, हाइपोथैलेमस, तुम्हारा हाइपोथैलेमस डेविएट हो गया, ठीक है। लिखो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। जैसे कि मच्छर को मारने के लिए कौन सा हम लोग केमिकल यूज करते थे, एलिथ्रीन। मच्छर को मारने के लिए एलिथ्रीन, और चूहा को मारने के लिए पोटेशियम साइनाइड, ठीक है। चूहा को और भी एक चीज़ से मारा जाता है, उसका नाम है, लिखिए, जिंक फॉस्फाइड। जिंक फॉस्फाइड, जिंक फॉस्फाइड, फॉस्फाइड दोनों ई मार रहे हैं हम बिंदास। सी एन, सी एन, के सी एन, के सी एन, पोटेशियम साइनाइड का होता है के सी एन, ठीक है। लिखिए, जिंक ऑक्साइड का प्रयोग सफ़ेद पेंट में किया जाता है। सफ़ेद पेंट, मरहम और चेहरे का क्रीम। ओ, चेहरा पे क्रीम मतलब वही हो गया, वही है, फेयर एंड लवली में होगा ही। एक आदमी 2-4-10 साल तक अपना भैंस पे लगाया फेयर एंड लवली, कि क्या रिएक्शन आ रहा है इसका। तो हम लोग तो झारखंड में रहते थे पहले, झारखंड में लोग इतना बड़ा बड़ा, हम लोग इतना छोटा जाके फेयर एंड लवली खरीद के ला रहे हैं, वो इतना बड़ा बड़ा लेके जाएगा। हाँ, अब पता नहीं गोरा हो जाता होगा तब ना, क्योंकि लेकिन जब खरीदने आता तो काला ही लगता था। जिंक ऑक्साइड का प्रयोग चेहरे का क्रीम, मरहम और कृत्रिम वर्षा कराने में किसका प्रयोग किया जाता है, सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड जो हवन करते हैं ना, उससे वर्षा हो जाता है। हाँ, वही तो बहुत जो हम लोग गूगल वगैरह जो डालते हैं, बहुत सारी चीज़ यज्ञ में, तो देखिए यज्ञ के बाद वर्षा हो जाती है। तो ऋषि महर्षि इसको सिल्वर आयोडाइड नहीं करते थे, लेकिन सिल्वर आयोडाइड का कम्बिनेशन बना के डाल देते थे, इतना तेज, और तुरंत यज्ञ पूरा हुआ, वर्षा शुरू हो जाएगा। अब वैज्ञानिक उपाय लगे ले ऐसा, लेकिन दाढ़ी बड़ा हुआ तो लोग मान रहा वैज्ञानिक नहीं है। फोटोक्रोमेटिक, जो हम लोग शीशा यूज़ करते हैं ना, चश्मा, फोटोक्रोम लेंस, तो उसमें क्या यूज करते हैं, सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड, यही थोड़ा थोड़ा फ़र्क करना है, परीक्षा हॉल में और ज़्यादा फंस जाएगा। सिल्वर क्लोराइड, जिसको हॉर्न सिल्वर भी कहते हैं, फोटोक्रोमेटिक, जो धूप में जाने पे काला हो जाता है, और सिल्वर क्लोराइड, इसका एक और नाम है हॉर्न सिल्वर। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहते हैं, हॉर्न सिल्वर। क्लोराइड, जैसे जिंक ऑक्साइड को बताया था ना, जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल भी कहते हैं। जिंक ऑक्साइड को क्या कहते हैं, जस्ते का फूल। अच्छा, अंडा खाना हो किसी को और चम्मच देना हो, तो चांदी का चम्मच दिया जा सकता है? रिएक्शन कर जाएगा। किस लिए कर जाएगा, क्या तत्व रहता है उसमें, ठीक बता। सल्फर गलते, अंडे में जो सल्फ़र होता है, अंडा के अंदर में जो रहता है ना पदार्थ, उसमें सल्फ़र भी पाया जाता है। तो चांदी सल्फ़र से रिएक्शन करके तो गल जाएगा, मतलब बहुत दिन खाएंगे, एक ही बार में नहीं गल जाएगा। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? अच्छा सोनार रहेगा तो चांदी मिलाएगा, और ज़्यादा लुटेरा रहेगा तो तांबा मिलाएगा। चांदी और तांबा दोनों। FeS2, क्या होगा इसका नाम, FeS2। FeS2 इसको कहते हैं आयरन पायराइड्स, फेरस सल्फाइड या आयरन पायराइड्स। बेवकूफ़ों का सोना, झूठा सोना भी कहते हैं, झूठा सोना। सफ़ेद सोना, सफ़ेद सोना किसको कहते हैं, नहीं पता, सबको पता है, सभी लड़की औरतों को सफ़ेद सोना पता नहीं। वाइट गोल्ड, प्लेटिनम। क्विक सिल्वर किसको कहते हैं, पारा को, क्विक सिल्वर, क्विक, ठीक है, क्विक सिल्वर, ठीक है, लिख लिए। सीने बार होता है, ठीक है। पारा को यदि स्टोर करना हो तो किस चीज़ में रखते हैं, क्योंकि पारा बहुत सारे धातु के साथ अमेलगम बना लेता है, अलगम, लेकिन लोहा के साथ नहीं बनाता है, तो लोहा में रखते हैं। कांच में भी उसके साथ रिएक्शन कर लेता है, मतलब नॉर्मली रखते हैं इसको बड़ा मात्रा में, इसमें मतलब धातु के साथ।
कांच कांच में नहीं वहाँ भी कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा है कि लोहा के साथ रख सकते हैं, तो ऐसा थोड़ी है केवल लोहा के साथ, और भी किसी चीज़ के साथ रख सकते हैं। नहीं तो टेम्परेचर में वो तो उसका प्रॉपर्टी है, कोई नहीं। चलिए, गोली बनाने के लिए किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? गोली बताइए। लेड आर्सेनिक, देखिए लेड आर्सेनिक, आंसर इज लेड आर्सेनिक। लेड आर्सेनिक का बहुत सारा उपयोग है, गोली में भी उपयोग होता है, जो रबड़ उद्योग में भी उपयोग, लिखिए लेड आर्सेनिक का उपयोग रबड़ उद्योग में, लेड आर्सेनिक का। लेड आर्सेनिक को अलग भाषा में लिथार्ज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लिथार्ज। ठीक है। फ्लिंट कांच में भी यूज होता है इसका, फ्लिंट कांच, कांच का एक प्रकार है फ्लिंट, फ्लिंट कांच में लेड इसका यूज किया जाता है। फ्लिंट लिथार्ज का यूज किया जाता है, मतलब यूजेज ऑफ ये है। क्या यदि लेड से कोई पाइप बना है तो उसमें पीने का जल ट्रांसफ़र कर सकते हैं? पीने वाला पानी, ड्रिंकिंग वाटर को लेड के पाइप से गुजार सकते हैं कि नहीं गुजार सकते हैं? क्यों, क्या हो जाए? लेड में जब पानी मिलेगा ना तो उसका हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, लेड हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, जो कि विषैला होता है। क्योंकि उसमें हवा, जैसे जल में भी कुछ मात्रा में हवा का कण रहता है, और वो हवा जो है उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप बना देगा, जो कि विषैलापन देता है। ठीक है, जहरीला हो जाएगा। देखिए कि वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर लेड हाइड्रोक्साइड बन जाता है, जो जहरीला होता है, जहरीला होता है। फ्यूज तो बताया था आप लोगों को, फ्यूज किस चीज़ से बना होता है? फ्यूज, जो बल्ब में फ्यूज होता है, हाँ, बल्ब के लिए जो, मतलब वहाँ जो इसमें जो फ्यूज लगा, फिलामेंट नहीं, फ्यूज बोल रहे हैं, फिलामेंट नहीं बोल रहे हैं, फ्यूज जो लगा होता है एमसीबी में। लेड और टिन, ठीक है, लेड और टिन। निकल क्रोमियम से हीटर का वायर बनता है, जो आप बता रही है ना, हीटर का तार बनता है निकल और क्रोमियम से, नाइक्रोम से, जो जलता है। लेड और टिन, लेड का क्या होता है साइन? पीबी, और टिन का एसएन, तो पीबी प्लस एसएन। ठीक है। यूरेनियम का अयस्क को क्या बोलते हैं? यूरेनियम का और पूछ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पिंच ब्लेंड। ठीक है, पिच ब्लेंड। 3 तार है, एक तार है फ्यूज का, वो बनता है लेड और जेडन से, हाँ, एसन से, लेड और एसन से। और फिलामेंट का तार किसे बनता है? टंगस्टन से, टंगस्टन से। और जो हीटर का तार है वो बनता है निकेल और क्रोमियम से, इसी को नाइक्रोम कहते हैं। ठीक है ना। हाइड्रोक्साइड। पानी कितना डिग्री टेम्परेचर पे जम जाता है? एग्जैक्टली 3.8 पे ही जम जाता है। यदि पूछ दे कहीं 3.8 दे दे तो ये भी लिख लीजिए, 4 भी सही है। ठीक है। साधारण जल के 7000 भाग में 1 भाग भारी जल का होता है। पानी 4 डिग्री पे जम जाता है, लिख दीजिएगा, ठीक है ना। उसको पानी वाला जो है ना वो लिखिएगा कि 4 डिग्री पे जम जाता है, ओके। फिर ना, जैसे कि 7000 साधारण जल का होगा ना, तो उसमें 1 भाग भारी जल होगा, D2O, डिटोरियम ऑक्साइड, इसी को भारी जल कहते हैं। हैवी वाटर। इस देखो ये सुनो, ये ध्यान से देखो, इधर देखो, बता रहे हैं, ये है हाइड्रोजन, ये भी है हाइड्रोजन, और ये भी है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 3 समस्थानिक है? सबके नीचे में ये रहेगा 1, 2 और 3। इसमें ये और ये क्या है, सबका नाम बताइए। ये है प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है। तो ये जो पार्ट है ना, इसी को भारी जल कहते हैं। 7000 भाग में 1 भाग भारी जल होता है। भारी जल का प्रयोग यूरेनियम का जो रिएक्टर होता है ना, नाभिकीय रिएक्टर, उसमें मंदक के रूप में किया जाता है, मॉडरेटर के रूप में। यही पूछेगा ज़्यादा, तो इसमें सवाल है नहीं। अच्छा बताइए, जल की कठोरता दूर करने के क्या क्या उपाय हैं? बहुत सारा उपाय है, लिखिए।
जल में दो तरह की कठोरता होती है, एक स्थायी कठोरता और एक अस्थाई। देखिए जल की कठोरता यदि उसको उबालने से दूर हो जाए तो इसको अस्थाई कठोरता कहते हैं। तो अस्थाई कठोरता का कारण क्या रहता है, क्यों अस्थाई कठोरता होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट चलते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ये अस्थाई कठोरता के कारण हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट ये तो उबालने से भी दूर हो जाता है। इसके अलावा इसमें दूधिया चूना, नहीं बोले जल को साफ करने के लिए चूना डालने से भी यह दूर हो सकता है, जिसको बुझा चूना या दूधिया चूना कहते हैं। मतलब ऐसी कठोरता को दूधिया चूना या बुझा चूना, मतलब देखिए कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो अस्थाई कठोरता के कारण हैं। किस कारण से होता है? तो इनके उपस्थित होने से, इसके प्रेजेंस से होता है। ठीक है, अब उसको उबाल के भी इसको सिडेट किया जा सकता है, तो उससे बहुत हद तक ठीक हो जाएगा। लेकिन बिना उबाले यदि चूना डाल देंगे तब भी वह सॉफ्ट हो जाएगा, तो कपड़ा धोने लायक हो जाएगा, झाग देने लगेगा। तो स्थाई क्या होता है? उबालने से जो दूर नहीं होता है ना, उसको स्थाई बोलते हैं। यदि उबालने से जल की कठोरता दूर नहीं हो रही है, इसका मतलब उसमें कुछ स्थाई गड़बड़ी है। जैसे मैग्नीशियम सल्फेट हो, कैल्शियम सल्फेट हो, क्लोराइड हो, नाइट्रेट हो, इसके चलते अस्थाई कठोरता आती है। जैसे वहाँ पे दो कारण थे, कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, यहाँ पर सल्फेट, किसका सल्फेट? मैग्नीशियम और कैल्शियम का सल्फेट हो या फिर क्लोराइड हो। हाँ यही दोनों का, हाँ जैसे कि मैग्नीशियम और ठीक है ना, लिखो कैल्शियम और मैग्नीशियम का सल्फेट, कैल्शियम और मैग्नीशियम का क्लोराइड या फिर नाइट्रेट। सल्फेट, क्लोराइड और नाइट्रेट से अस्थाई कठोरता, सॉरी स्थाई, परमानेंट रहता, स्थाई कठोरता रहती के कारण है, ये दूर नहीं होती है। जैसे वहाँ दो के कारण से होता था ना, दो चीज़ था, यहाँ पर यही दो चीज़ ये सब है, ये मतलब कि स्थाई कठोरता के कारण है। जल में सोडियम कार्बोनेट डालने पर NaOH है, कार्बोनेट सॉरी NaCO3 होगा, क्या होगा? Na2CO3। जल में सोडियम कार्बोनेट डालने पर उसकी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं। दोनों प्रकार की कठोरता को दूर कर सकते हैं सोडियम कार्बोनेट डालकर, Na2CO3 डालकर। जल की स्थायी कठोरता को दूर करने की मुख्य विधि को क्या कहते हैं? परट्यूटिट। क्या कहते हैं उसको? परम्यूटिट। परम्यूटिट। स्थायी और अस्थायी दोनों को दूर कर सकते हैं क्या डाल के? सोडियम कार्बोनेट डाल के। और स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि को परम्यूटिट कहते हैं। इसकी प्रमुख विधि है परम्यूटिट। परम्यूटिट भी एक ये है, तत्व है परम्यूटिट। चलिए एक बात और लिखिए, पृथ्वी के सतह पर सबसे अधिक क्या पाया जाता है, मतलब कि वायुमंडल में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? 78% नाइट्रोजन, लेकिन सरफेस पर लगभग 40+% ऑक्सीजन पाया जाता है। पृथ्वी की पटल पर सल्फर पाया जाता है 0.05%, 0.05% सल्फर।